देखिए बच्चों, हमारे पास आइसोटोन्स क्या हैं? आइसोटोन्स किन्हें कहा जाता है? आइसोटोन दरअसल ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट होती है। यहाँ प्रोटॉन 14 है, 15 है, 16 है, लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो सेम है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं, है ना। हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन में एलिमेंट मुख्तलिफ होंगे क्योंकि उनके प्रोटॉन्स मुख्तलिफ होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन सेम होंगे। न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीन टर्म बनाई, आइसोटोप, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स आइंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइंस भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी? उनमें बराबर होगी आइसो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड आइन, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है समझो। कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम बात करें, कार्बन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 6। ऑक्सीजन के बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 8 है। चार्ज कोई भी नहीं है तो 0 लिख देता हूं। ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। साइनाइड पे आए, माइनस के साथ है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। ठीक है ना। जितने एटॉमिक नंबर उतने ही, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कितना है? -1। -1 का मतलब है एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया। ऐड करेंगे 14, ऐड करेंगे 14। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर आइंस है ना, मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर आइंस। ठीक है। इसी तरह सोडियम और नियॉन। सोडियम बच्चों 11वां एलिमेंट है, नियॉन 10वां एलिमेंट है। इनके पास भी प्रोटॉन की तादाद, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है? 10 ही है ना, वो भी क्या है? 10 है। ठीक है। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक बात बड़ी अहम बनती है हमारे पास, एक बात बड़ी अहम बनती है हमारे पास, और वो है उनका साइज, आयोनिक साइज और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है ना। बच्चों देखो, कैटाइन का साइज छोटा होता है ना, कैटाइन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइन में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइन में चार्ज जितना ज्यादा होगा, रेडियस उतना कम होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइन में रेडियस डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, रेडियस उतना कम होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस की बात कर रहा हूं, कैटाइंस की बात कर रहा हूं। जबकि एनाइन में चार्ज जितना ज्यादा होगा, रिपल्जन उतनी ज्यादा होगी, रिपल्जन जितनी ज्यादा होगी, साइज उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होता चला जाएगा, रिपल्जन उतनी बढ़ती चली जाएगी, रेडियस उतना बढ़ता चला जाएगा। तो आयोनिक रेडियस क्या होगा उसका? एनाइन का आइस इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? ठीक है। देखिए बच्चों, हमारे स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम दरअसल जब कभी भी कोई लाइट किसी सब्सटेंस से टकराती है, ठीक है, तो उसके नतीजे में जो लाइट के स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है, लाइट का अपने कंपोनेंट में ब्रेक होना, स्कैटर हो जाना, इस फिनोमेना को दरअसल हम स्पेक्ट्रम कह रहे होते हैं। एक कॉमन अंदाज में स्पेक्ट्रम का मतलब यही लिया जाता है। ठीक है। अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है उसके दो मेन कैटेगरीज बनती हैं। एक है हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम,
ठीक है, और एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दोनों में क्या फर्क है, जरा बेहतर है कि इसको पहले समझ लिया जाए। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि जब कभी भी कोई सब्सटेंस लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसके नतीजे में वो अपनी एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है, हीट अप हो जाता है। अब वो अपनी हीट को अपने पास से निकालना शुरू करता है, यानी वो डी एक्साइट होने की तरफ जाता है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब हीट को अपने पास से बाहर करने की कोशिश करता है। इस दौरान जब वो एनर्जी इमिट करता है तो इस इमिटेड एनर्जी से हासिल होने वाले स्पेक्ट्रम को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम की पहचान समझ लो जरा क्या है। इमिशन स्पेक्ट्रम में हमारे पास डार्क बैकग्राउंड होगा, ठीक है, बैकग्राउंड क्या होगा, डार्क होगा, और ब्राइट लाइंस हासिल होंगी। डार्क बैकग्राउंड के साथ, यानी बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है और उसमें कहीं कहीं जगह जगह पे मुख्तलिफ कलर की ब्राइट लाइंस नजर आ रही हैं, ये एमिशन स्पेक्ट्रम की पहचान है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है हमारे पास? हमने कहा कि एक सब्सटेंस को हमने लाइट दी, उस सब्सटेंस ने क्या किया, लाइट का एक सर्टेन कंपोनेंट एब्जॉर्ब किया और बाकी को जाने दिया, यानी बाकी की लाइट इसमें से ट्रांसमिट हो गई। अब वो जो ट्रांसमिटेड लाइट से स्पेक्ट्रम हासिल हुआ है, ट्रांसमिटेड लाइट से जो स्पेक्ट्रम हासिल हुआ है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पहचान क्या है? तो इसमें ब्राइट बैकग्राउंड होता है, इसका बैकग्राउंड क्या होता है, ब्राइट होता है, और डार्क लाइंस मिलती हैं, डार्क लाइंस मिलती हैं। मानो अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कहता हूं इसको समझाने के लिए कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये दरअसल एब्जॉर्प्शन और एमिशन का मजमुआ है, ठीक है ना। यहां जो डार्क लाइंस आ रही हैं वो दरअसल यहां हासिल होने वाली ब्राइट लाइंस का रीजन है। इसी तरह जो यहां ब्राइट बैकग्राउंड आ रहा है वो दरअसल यहां के डार्क बैकग्राउंड की वजह से आ रहा है, ठीक है ना, उसकी वजह से आ रहा है। ठीक। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम, इसकी दो ब्रॉडर क्लासेस हो गई। अच्छा, अब अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रम पे आए जो कि बहुत ज्यादा अहम है किसी भी एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, इमिशन स्पेक्ट्रम बच्चों सबसे अहम पार्ट प्ले करता है। इमिशन स्पेक्ट्रम दरअसल एक एटम और दूसरे एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हम जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम की दो कैटेगरीज है, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कब हासिल होगा और कंटिन्यूअस कब हासिल होगा ये जरा समझ लो। कंटिन्यूअस में तमाम कलर्स नजर आएंगे, इसका मतलब है हर तरह की वेव्स मिलेंगी, हर तरह की वेव्स हासिल होंगी, ठीक है ना। ये कैसे मिलेगा? जब कभी भी कोई हॉट सॉलिड या हॉट लिक्विड अगर अपनी नॉर्मल कंडीशंस पे आना चाहेगा तो वो हर तरह की एनर्जी इमिट करेगा, हर तरह की वेव प्रोड्यूस करेगा। हाई इंटेंसिटी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स भी होंगी, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स भी होंगी, जिसका मतलब ये होगा कि उसमें हर तरह के कलर आएंगे और वो कलर एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं होंगे। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। लेकिन जब हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इसमें स्पेसिफिक लाइंस मिलती हैं, स्पेसिफिक कलर्स मिलेंगे हमें। वो स्पेसिफिक कलर दरअसल एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, बाय अ गैप। हर कलर दूसरे कलर से सेपरेटेड होगा, ठीक है। और ये कौन देगा, ये कौन देगा, लाइन स्पेक्ट्रम कौन देगा? ये बच्चों हमें हॉट गैसेस से हासिल होंगे।
और ये लाइन स्पेक्ट्रम हमारा मेन कंसर्न है। लाइन स्पेक्ट्रम हर एलिमेंट का अपना होता है। लाइन स्पेक्ट्रम हर एलिमेंट का अपना होता है, जिसका मतलब यह है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंग्विश करना हो, भैया उसका लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम नोट कर लो, है ना। इसलिए इसको फिंगरप्रिंट के तौर पे, एलिमेंट के फिंगरप्रिंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये एलिमेंट के फिंगरप्रिंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। लाइन स्पेक्ट्रम बच्चों हमारे पास इंतहाई प्राइम फीचर है किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होता है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दरअसल क्या है बच्चों? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दरअसल ये है कि जब हम हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखते हुए जब हम इसे एक्साइटेड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास दरअसल मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ तरह की लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। और ये हमारे पास दरअसल इसका एक इंतहाई अहम फीचर बनता है। ठीक है ना। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये दरअसल हमारे पास 5 तरह की मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। 5 तरह की मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करता है। इन 5 तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। ठीक है ना। इन सब में फर्क क्या है? इन सब में फर्क है लो एनर्जी लेवल का। इलेक्ट्रॉन बच्चों कंसिडर करते हैं हम, हाइड्रोजन के पास फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया? उसको एक्साइटेड किया। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? तो बच्चों देखो, जब हम इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट की बात करते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन या एक्साइटेड एटम की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसे इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड शेल से उठा के हायर शेल में ट्रांसफर कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी शेल से हाई एनर्जी शेल में चला जाता है। अब अगर ये बात हाइड्रोजन के लिए करें तो हाइड्रोजन तो पहले शेल का एलिमेंट है, हाइड्रोजन तो पहले शेल का इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है। तो यहां क्या होगा? यहां हम एनर्जी देते हैं तो वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ शेल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। अब ये अगर सेकंड में गया या थर्ड में गया या फोर्थ में गया या फिफ्थ में गया, ये एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट क्या है उसकी? शेल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। अब अगर मानो वो चला गया हायर स्टेट के ऊपर, सेकेंड शेल में या थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ में, अब अगर वो डायरेक्ट अपने फर्स्ट शेल के अंदर आ गया है तो ये कहलाएगी लाइमन सीरीज। ये कहलाएगी लाइमन सीरीज। मतलब हमारे पास ये जो लाइन नजर आ रही हैं, ये सब लाइमन सीरीज की हैं। ये सब लाइमन सीरीज की हैं। ठीक है ना। इसमें जितनी लंबी जंप होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। मानो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है या ये जो है, ये सबसे लॉन्गेस्ट जंप है, ये सबसे शॉर्टेस्ट जंप है। आना पहले में ही है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट जंप है, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, शॉर्टेस्ट जंप है। जब जंप शॉर्टेस्ट है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लो होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी। या इस तरह कहो, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो हाई होगी। जबकि अगर मैं इस वाली की बात करूं तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट जंप है।
अब लॉन्गेस्ट जम है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट होगी, इसकी जो वेवलेंथ है वो लोएस्ट होगी, है ना। इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, होगी सब लाइमन सीरीज, होंगी सब लाइमन सीरीज, लेकिन जितनी लंबी जंप होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, वेवलेंथ उतनी कम होगी। अच्छा, अगर वो डायरेक्ट फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में आके रुक गया, पामर सीरीज, अब क्या सारी जिंदगी यहां पे रहेगा? हमने बोला नहीं नहीं नहीं, सारी जिंदगी यहां नहीं रहेगा, वापस उसने अपने घर पे लाइमन सीरीज में आना है। लेकिन अगर वो लाइमन में फिलहाल नहीं आया, बामर में आ गया, सेकंड शेल पे आके रुक गया तो बामर सीरीज, थर्ड पे आके रुक गया तो पास्चन सीरीज, फोर्थ पे आके रुक गया तो ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ पे आके रुक गया तो फंड सीरीज। 5 सीरीज है ना, 5 सीरीज है, इसको जरा याद कर लो, ठीक है ना, ये 5 सीरीज है, इसको याद कर लो, सीक्वेंस से याद करो, कहां आके रुक रहा है यहां से याद करो, है ना, कहां आके रुक रहा है यहां से याद करो। जैसे लाइमन में N1 कितना होगा, 1, N2 क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी, है ना, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, है ना, कुछ भी। बामर में क्या होना चाहिए, N2 की वैल्यू क्या, N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जहां के रुक रहा है N1 है वो 2, और N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2, 3 4 5 6 7 कुछ भी, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए, N की वैल्यू, N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थर्ड, तो फिर N2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन थर्ड, ठीक है ना। अब जितनी लंबी जंप होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। सबसे लंबी जंप कहां पर है, लाइमन में, तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा है, मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी जंप लाइमन में मिलती है, लिहाजा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, यूवी। फिर बामर में मिलती है यूवी विजिबल, फिर पास्चन में मिलती है आईआर। अब आईआर 3 तरह के आईआर होते हैं, इस आईआर का नाम होता है नियर, इसका नाम होता है मिडिल, इसका नाम होता है फार। आईआर को 3 हिस्सों में तोड़ लिया, सब आईआर पे आते हैं। नियर का मतलब है आईआर विद हाई एनर्जी, मिडिल का मतलब है हाई आईआर विद मॉडरेट एनर्जी, और फार आईआर का मतलब है आईआर विद लो एनर्जी, आईआर विद लो एनर्जी। अच्छा, एक फॉर्मूला जरा ध्यान में रख लो, और वो है हमारे पास ये कि किसी भी जंप में टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी, ये हमारे पास। मिसाल के तौर पे अगर हम इलेक्ट्रॉन को जंप करवा रहे हैं, है ना, हम इलेक्ट्रॉन को जंप करवा रहे हैं फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में, फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में, तो हमारे पास इसकी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो सकती हैं। फिफ्थ से फर्स्ट शेल में अगर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पॉसिबल क्या हो सकती है, तो फिफ्थ का मतलब कहां से चला, N2 5 माइनस, कहां आ रहा है 1 में, +1 इंटू 5 -1 होल डिवाइड बाय 2, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 -4, 5 -1 4 हो गया, डिवाइड बाय 2, 5 4 20 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या निकला, 10 स्पेक्ट्रल लाइन, है ना। तो क्या होगा हमारे पास, 10, टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे। अगर 5वें शेल से चला और पहले शेल में पहुंचा, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस की क्या हो सकती है हमारे पास, 10 स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है ना, 10 स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है, पॉसिबिलिटी। तो ये फॉर्मूला जरा ध्यान में रख लो, N2 - N1 +1 इंटू N2 - N1 होल डिवाइड बाय 2, इस फॉर्मूले को जरा याद कर लो, ये तुम्हारे लिए इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, क्लियर है पॉइंट।
ये फॉर्मूला जरा ध्यान में रख लो, ये फॉर्मूला काम आ सकता है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा ये।